Hello everyone. In this video, we will be covering major topics of ethics like transparency, accountability, right to information. तो सबसे पहले we'll begin with transparency. अब transparency क्या होता है? It basically refers to the flow of timely and reliable information which is accessible for scrutiny and the general interest of the public. यहाँ पे कुछ keywords हैं which you must note down. कि it is first the flow of timely and reliable information which is it should be accessible for what, for scrutiny and in the general interest of the public. तो अब इसको देखते हैं कैसे. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने एक रोड बनाई फ्रॉम एक्स पॉइंट टू वाई पॉइंट. ये एक रोड है. गवर्नमेंट की रोड्स पे आप देखेंगे अक्सर एक बोर्ड लगा होता है जहाँ पे पब्लिकली इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है कि फॉर एग्जांपल कितने फंड्स लगे, कहाँ से आए, एमपी लैड स्कीम से फंड्स विड्रॉ किए एंड इनपुट आया 1 CR, आउटपुट आया 1 किलोमीटर की रोड बन गई. सो दिस इज बेसिकली, अगर गवर्नमेंट सिर्फ ये बताती कि हमने एक्स और वाई विलेज को रोड से कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या हुआ? दैट इज योर इवेंट ट्रांसपेरेंसी, कि सिर्फ उन्होंने क्या इवेंट हुआ है वो बता दिया. मगर अगर गवर्नमेंट उसके साथ साथ आपको ये भी बता रही है कि इनपुट कितना लगा है, आउटपुट कितना आया है, उसका आउटकम क्या हुआ है कि एक्स एंड वाई विलेज कनेक्ट हो गए, तो ये क्या हुआ? इट इज डीलिंग विद द प्रोसेस ऑल्सो. तो दिस इज नोन एज प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी. अब अगर हमारी डेफिनेशन के हिसाब से देखें कि व्हाट इज बेसिकली ट्रांसपेरेंसी, तो इट इज द फ्लो ऑफ टाइमली एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, एक्सेसिबल होनी चाहिए फॉर स्क्रूटनी एंड जनरल इंटरेस्ट. अब अगर आपने देखा है कि यहाँ पे 1 CR रुपीज लगे हैं, 1 किलोमीटर की रोड बनी है, एमपी लैट फंड में से ये पैसा यूज हुआ है एंड इट इज कनेक्टिंग एक्स एंड वाई विलेज. अगर गवर्नमेंट आपको पब्लिक डिस्प्ले पे इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रही है, तभी तो आप ऑन ग्राउंड पे जाके यहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं ना कि क्या जेन्युइनली एक्स विलेज से वाई विलेज तक एक रोड एग्जिस्ट कर रही है. एंड इफ ये अगर एग्जिस्ट कर रही है तो क्या इसमें बीच में कोई ऐसा पैच तो नहीं है कि विलेजेस में अक्सर रिवर ओवरफ्लो होके रोड्स के ऊपर भी आ जाती हैं. तो क्या ये रोड बनने के बाद सच में एक्सेसिबल भी है या नहीं है, ये यूज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्वालिटी रोड की है वर्थ ऑफ 1 करोड़ की नहीं है, ये सब आप देख सकते हैं. सो दिस इज बिकॉज द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू रिलायबल इंफॉर्मेशन एंड इट इज अवेलेबल इन द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक. कि यार लोगों ने तो यूज करना है ये रोड, तो दे हैव दिस राइट कि दे कैन स्क्रूटनाइज थिंग्स की ये 1 CR कहाँ से आया, ये पब्लिक की टैक्स का तो पैसा है. सो आई थिंक दिस इज क्लियर. एंड आप ये भी देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट बोल रही है एक्स एंड वाई विलेज, सच में यहाँ एक्स हो सकता है, एक्स विलेज में तो पॉपुलेशन हो बट वाई विलेज में कोई पॉपुलेशन ही ना हो, ये फॉरेस्ट एरिया है. तो सच में रोड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, सच में वहां पे विलेज को कनेक्ट करा है भी ये नहीं करा है, कोई फायदा भी हुआ है या नहीं हुआ है, कोई बेनिफिशियरी है जो इस रोड को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब आप तभी पता कर सकते हो व्हेन देयर इज ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी कैसी चाहिए? इवेंट ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए. इवेंट ट्रांसपेरेंसी में तो गवर्नमेंट बता देती कि यहाँ से यहाँ तक रोड बना के हमने 2 विलेजेस कनेक्ट कर दिए हैं. अब ये रोड किस क्वालिटी का है या कैसा रोड है या क्या है, इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट हो गया है. फॉर एग्जाम्पल, ये 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है, गवर्नमेंट ने आपको बता दिया ये 1 किलोमीटर का स्ट्रेच बना है. अब उसके लिए बजट सैंक्शन कर लिया था 100 करोड़, इसमें से करप्शन में चले गए 70 CR, 70 भी नहीं 99 मान लो, 99 CR करप्शन में चले गए, 1 CR की रोड बनाई है. आपको तो कभी पता ही नहीं चलता कि इतने से रोड के लिए 100 CR यूज हुआ है. ये आपको कैसे पता चलेगा? कि जहां इवेंट ट्रांसपेरेंसी है, जो ट्रेडिशनल ट्रांसपेरेंसी है, सिर्फ ये नहीं चाहिए, प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए कि आप बताइए कि इनपुट कितना लगा है, इनपुट आया कहाँ से. एमपी लैट फंड में एमपी को 5 CR मिलता है पर ईयर का, उसमें से उन्होंने 1 CR यूज किया है, रोड कितनी बनी है, 1 किलोमीटर बनी है. कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं आप कि इतना पैच वर्क तो पहले से ही बना हुआ था और आपने बोल दिया एक्स और वाई को हमने कनेक्ट कर दिया. ये तो आप इवेंट ट्रांसपेरेंसी में बोल के निकल जाते हैं, मगर उसमें हो सकता है कि 30% ऑफ रोड पहले से एग्जिस्ट कर रही थी. तो इनपुट भी बताइए कि हमने 1 किलोमीटर की रोड बनाई है. सो वी नीड प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी. I hope this is clear. What is transparency? Transparency is basically the flow of timely and reliable information which is accessible for scrutiny and the general interest of the public. इस ट्रांसपेरेंसी के टॉपिक को अभी हम होल्ड पे रखते हैं. इस पे हम वापस आएंगे थोड़ी देर बाद, व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन.
अभी एक और टर्म है अकाउंटेबिलिटी, इसको देख लेते हैं। यार व्हाट इज बेसिकली अकाउंटेबिलिटी? So accountability can be defined as the obligation of those in decision making position to report, explain, and be answerable, blameworthy, and liable for resulting consequences. Suppose this is a district and I am the DM of this district. अब इस डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए कोई भी इवेंट हो जाए, फॉर एग्जांपल कम्युनल राइट्स हो सकते हैं इसमें, यहाँ पे फ्लड आ सकती है, या कुछ एनी अदर फॉर्म ऑफ डिजास्टर हो सकता है। उसके कुछ, अब ये तीनों चीजें होंगी तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक कॉमन कॉन्सिक्वेंस है कि ह्यूमन लाइफ का तो लॉस होगा ही होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जाएंगे वो तो सेकेंडरी, हम बाद में देख लेंगे। ह्यूमन लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट हम प्रायोरिटाइज करते हैं। तो हो सकता है राइट्स में ह्यूमन लाइफ को डैमेज हो, फ्लड्स में हो, डिजास्टर में हो। अगर फॉर एग्जाम्पल कम्युनल राइट से डैमेज हुआ, या फ्लड से डैमेज हुआ, या एनी अदर फॉर्म ऑफ डिजास्टर से डैमेज हुआ, तो देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? यार देखो, ये जो नीचे वाले दो हैं, चलो ये नेचुरल कैलामिटीज हैं और ये तो मैन मेड है, मगर दोनों ही कंडीशन में अगर ये कम्युनल राइट्स होने वाले थे और ये हो रहे हैं, तो डैमेज कंट्रोल करने का काम किसका था? हु वॉज सपोज टू कंट्रोल द डैमेज? इट वॉज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर? किसके अंडर में आता है? तो हु विल बी हेल्ड अकाउंटेबल? बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चनेबिलिटी। अब लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो आप उसे ही अकाउंटेबल होल्ड करोगे ना जिसके पास, हु इज सिटिंग इन द पोजीशन ऑफ पावर, जिसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो अकाउंटेबिलिटी भी आप उसकी इंश्योर करवाएंगे कि भैया कैसे हो गया ये। देन अगर नेचुरल डिजास्टर का भी एग्जांपल ले लें, मान लो फ्लड आ गए। फ्लड आने में लोग, हो सकता है लोग मरे इस वजह से क्योंकि फ्लड आई है, बट क्या आपके पास डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स नहीं थे? क्या आपकी रेस्क्यू टीम्स रेडी नहीं थी? जैसे अभी एग्जांपल वो एक था, न्यूज में चल रहा था कि मथुरा में एक बोट पलट गई थी, एंड वहां पे जो लोकल लेवल पे जो डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स जो टीम्स होनी चाहिए, जो उनकी सर्वेलेंस बोट्स होनी चाहिए, वो नहीं थी। देन फिर कंप्लायंस भी नहीं थे, जो लाइफ जैकेट्स दी गई थी वो भी दी जानी चाहिए थी, वो भी नहीं दी गई थी। तो हु विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस? अगर फ्लड आ गया एंड यू डोंट हैव, मतलब उस टाइम पे जब बोट्स पहुंचा देनी चाहिए थी हेल्प के लिए, आप नहीं पहुंचा पाए, या अर्थक्वेक आया तो आपको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना था, आप नहीं कर पाए, तो ये जो भी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी टाइमली, ये नहीं दे पाए, तो किसकी जिम्मेदारी है? ऑब्वियसली ये अकाउंटेबिलिटी उसी की होगी हु इज इन द पोजीशन ऑफ पावर। सो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटेबिलिटी हमेशा उसकी होती है हु इज इन द पोजीशन ऑफ पावर, जिसके पास कुछ पावर हो उस इवेंट से रिलेटेड कि वो उसमें कुछ कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है, तो देर इज अप टू सम सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर कि आपने क्या सही से ट्रीटमेंट नहीं किया लेजिट केसेस में। सो अकाउंटेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द ऑब्लिगेशन, ये ऑब्लिगेशन था डीएम का, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दोज इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में कौन है? इट इज द डीएम इन द डिसीजन मेकिंग पोजिशन, टू रिपोर्ट, एक्सप्लेन एंड बी आंसरेबल, कि आप रिपोर्ट करिए कि कम्युनल राइट्स की के पीछे का बैकग्राउंड क्या है। देन एक्सप्लेन कीजिए ये क्यों हुए, कब हुए, कैसे हुए, एंड आंसर दीजिए कि आप इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए। एंड बी आंसरेबल, ब्लेम वर्दी एंड लाइबल, आपकी लाइबिलिटी भी बनेगी कि ये आपकी गलती, आप नहीं कर पाए, आपका ट्रांसफर हो सकता है इस वजह से। फॉर द रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज, जो ह्यूमन लाइफ को डैमेज हुआ, जो स्टेट को डैमेज हुआ, इस सब के लिए कॉन्सिक्वेंस, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस से जो डैमेजेस हुए हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन अकाउंटेबल है? द वन हु इज ऑब्लिगेटेड टू मेक डिसीजंस, एंड इट इज ही इज इन द पोजीशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसी की अकाउंटेबिलिटी होगी ना। आप फॉर अ फॉर अ कम्युनल राइट्स में जो डैमेज हुए हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी आप एक होम गार्ड के कांस्टेबल से थोड़ी ले सकते हैं कि बताओ क्यों किया, बिकॉज ही इज नॉट इन द पोजीशन ऑफ पावर। आप ये अकाउंटेबिलिटी ले सकते हो डीएम से, ये अकाउंटेबिलिटी बनेगी वहां के एसपी की, ये अकाउंटेबिलिटी बनेगी वहां के मिनिस्टर्स की, एंड अप टू सम एक्सटेंट ये अकाउंटेबिलिटी बनेगी वहां के जो भी एट अ गुड लेवल जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन सब की भी बनेगी। बट होम गार्ड के
कांस्टेबल की तो नहीं बनेगी ना अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि ये तो वो पोजीशन में ही नहीं है डिसीजन ले पाने के। आई होप दिस इज क्लियर। सो अकाउंटेबिलिटी इज बेसिकली ऑब्लिगेशन of those person who have the power to make decisions, और इनकी क्या अकाउंटेबिलिटी होती है? टू रिपोर्ट, एक्सप्लेन एंड बी answerable and also liable for the resulting consequences which happened within their jurisdiction and within their domain of work। अगर आप नहीं पढ़ते हैं अच्छे से एंड आप फेल हो जाते हैं, कौन अकाउंटेबल है? आपका टीचर अकाउंटेबल नहीं है, आपके पेरेंट्स अकाउंटेबल नहीं है, इट इज यू हु इज अकाउंटेबल। व्हाई? बिकॉज इस एग्जाम्पल में पढ़ाई करना इट इज ऑल इक्वल टू डिसीजन मेकिंग पोजीशन की। आपके पास पावर है कुछ चीज करने की, आपके पास पावर थी पढ़ने की, आपने नहीं पढ़ा तो आप ही अकाउंटेबल हुए ना। प्राइमरी तो आप ही हुए, बाद में फिर एनीवेज आप टीचर पे डाल सकते हो बात। बट आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। नाउ दो टर्म्स काफी रिपीट हुए हैं, वन इज अकाउंटेबिलिटी एंड अनदर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ छोटा मोटा डिफरेंस है। अकाउंटेबिलिटी वॉज वॉट? इट वॉज बींग आंसरेबल फॉर द आउटकम ऑफ वंस एक्शन और डिसीजन। कि आई वॉज द एसपी, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैंने लाठी चार्ज करवा दी, उसमें किसी की डेथ हो गई, तो हु इज नाउ अकाउंटेबल? यार मैंने ही तो करवाई लाठी चार्ज, तो जिसकी डेथ हुई है तो मेरे एक्शन की वजह से हुई है। एक्शन था मेरा लाठी चार्ज करवाना, आउटकम था प्रोटेस्टर की डेथ होना, तो आंसर कौन देगा? आंसर मैं दूंगा जिसने ऑर्डर दिया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेसिकली योर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म टास्क और ड्यूटीज असाइन टू द रोल और पोजीशन। अब मैंने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया तो मैं तो खुद लाठी चार्ज करने जाऊंगा नहीं, मेरे कांस्टेबल्स जाएंगे, तो कांस्टेबल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई लाठी चार्ज करना। लेकिन कांस्टेबल्स ने लाठी चार्ज की, टीयर गैस फेंका, इसमें जो एट्रोसिटी होगी उसकी अकाउंटेबिलिटी किस पे आएगी? वो मेरे पे आएगी। सो ऐसा कह सकते हैं कि एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी इज वेरी ब्रॉडर टर्म। मतलब आप किसी भी चीज के लिए, फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर आपको अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करवानी है तो आप किस पे करवाओगे? एक डिस्ट्रिक्ट में आप बोलोगे डीएम अकाउंटेबल है, आप बोलोगे एसपी अकाउंटेबल है। अब ये लॉ एंड ऑर्डर बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस भी कर सकता है। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत वाइड टर्म है। हो सकता है ट्रैफिक अटक गया, हो सकता है ट्रैफिक अटकने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, किसकी अकाउंटेबिलिटी आएगी? डीएम एंड एसपी की आएगी, क्योंकि आपको मेंटेन करना था पब्लिक ऑर्डर। भले ही मतलब वो काम किसी का भी हो, एक कोई म्यूनसिपैलिटी में मान लीजिए कि कोई देयर इज अ सीवेज पाइपलाइन, वो फट गई एंड उसके वजह से दिक्कत हो गई है बहुत ज़्यादा, लोगों को पानी कंटामिनेटेड मिल रहा है, रोड्स ब्लॉक हो गए हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। अब ये काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ग्राउंड लेवल वर्कर की, लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसकी इंश्योर होगी? अकाउंटेबिलिटी उसकी इंश्योर होगी जो ये डिसीजन मेकिंग करता है कि ये सीवेज लाइन को रिपेयर कौन करेगा, कब टाइमली मेंटेन करेगा, जिसकी ये डिसीजन मेकिंग पावर है, अकाउंटेबिलिटी उसकी होगी। तो काफी ब्रॉडर होता है अकाउंटेबिलिटी, कि किसी भी चीज के लिए आप अकाउंटेबल उसको ठहरा सकते हो जो डिसीजन मेकिंग में है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत स्पेसिफिक होती है। कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा था, लॉ एंड ऑर्डर एक तरीके से खराब किया उसने ओवर स्पीडिंग करके, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना किसका काम है? ट्रैफिक पुलिस का। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत स्पेसिफिक है। अगर ओवर स्पीडिंग का केस है, ट्रैफिक वाले देखेंगे। कोई ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है, नार्को वाले देखेंगे। कोई क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, एकदम प्रॉपर क्रिमिनल एक्टिविटीज चल रही है, तो ये आपकी पुलिस देखेगी। अब ये कितने स्पेसिफिक है कि अगर कुछ ऐसा क्राइम हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कोई मर्डर हुआ है, क्रिमिनल नहीं लिखते हम, मर्डर लिख देते हैं। कोई मर्डर हुआ है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पुलिस की है। कोई ड्रग डीलिंग का केस है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नार्कोटिक्स ब्यूरो की है। कोई ओवर स्पीडिंग चालान वाला केस हुआ है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ट्रैफिक पुलिस की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत स्पेसिफिक होती है। मगर ओवर स्पीडिंग से या ड्रग से या मर्डर से, इन तीनों की वजह से अल्टीमेटली टाइम पर क्या हुआ? लॉ एंड ऑर्डर। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? द वन हु इज इन द डिसीजन मेकिंग पावर्स। आई होप दिस इज क्लियर। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक एग्जांपल और मैं दे देता हूँ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। मैं एग्जांपल नहीं, एक पॉइंट और बताता हूँ। अकाउंटेबिलिटी जो होती है ना, दैट इज वंस द दैट कम्स इनटू पिक्चर वंस द वर्क इज डन। जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल
एक प्रोटेस्ट चल रहा है एंड प्रोटेस्ट में एसीपी साहब ने बोला करो लाठीचार्ज, मारो इन्हें, प्रोटेस्टर्स को यहाँ से भगाओ, पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर टैम्पर कर रहे हैं। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है उन्हें भगाने की? जो ग्राउंड लेवल पे जो फोर्स है, जो कांस्टेबल है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। इट इज ड्यूरिंग द इवेंट, ये इवेंट के दौरान हो रहा है कि जब ये प्रोटेस्ट का इवेंट चल रहा है तो लाइव ये सब चीजें हो रही हैं कि ये इनको भगा रहे हैं। लेकिन अकाउंटेबिलिटी कम्स व्हेन द इवेंट हैज हैपेंड, हो चुका है इवेंट। अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये कांस्टेबल्स की थी कि इन लोगों को हटाना है यहाँ से, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज ड्यूरिंग द वर्क। वर्क खत्म हो गया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। बट व्हेन द वर्क इज डन, अब शुरू होगा अकाउंटेबिलिटी कि भाई ये जो आपने इनको हटाया है, इसमें किसी का सर फट गया या किसी का कुछ डैमेज हो गया, तो इसके लिए अकाउंटेबल कौन है? किसी की डेथ हो गई, किसी का विजन चला गया, तो हु इज नाउ अकाउंटेबल? तो अकाउंटेबिलिटी इज ऑलवेज इंश्योर्ड आफ्टर द वर्क हैज बीन डन, वेयर एज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज responsibility comes into the picture during the work. Then accountability is external, responsibility is internal. For example, suppose this is a doctor. अब इनके वर्किंग आवर्स हैं सपोज फ्रॉम 9 AM to 4 PM। एक पेशेंट सीरियस, मतलब एक पेशेंट आता है इनके पास एट 4:15। तो ये पेशेंट आता है इनके पास एंड डॉक्टर का तो अब टेक्निकली टाइम हो चुका है, ही इज आउट ऑफ हिज ऑफिस आवर्स, एम्स में काम करते हैं ये, ऐसा मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कुछ असली नहीं है इसमें, सिर्फ जस्ट टू एक्सप्लेन। ही इज वर्किंग इन एम्स या एनी गवर्नमेंट सेक्टर में ये हैं, डॉक्टर हैं ये। 4 बजे तक का इनका टाइम था, ये जाने लगे। 4:15 पे जब ये निकल रहे थे तो इन्हें एक पेशेंट आ गया सामने इनके एंड ही सेज कि सर मुझे बहुत ज़रूरत है ट्रीटमेंट की। तो व्हाट हैपेंस नाउ इज कि यार अगर ये इनको ट्रीटमेंट देना है या नहीं देना है, इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन हिज इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नली तो इन पे अकाउंटेबिलिटी आप ला नहीं सकते हो ना, क्योंकि इन पे अकाउंटेबिलिटी, इनकी अकाउंटेबिलिटी है सिर्फ 9 से 4 तक की, टेक्निकली स्पीकिंग। तो जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो एक्सटर्नली एनफोर्स होती है कि अगर 9 से 4 में ये आया होता और आप इसको ट्रीट नहीं करते एंड इसकी डेथ हो जाती, तो कौन अकाउंटेबल होता? तो डॉक्टर साहब आप अकाउंटेबल होते। मगर तो क्योंकि ये एक्सटर्नली एनफोर्स्ड है, मगर 4 बजने के बाद तो यू हैव नो अकाउंटेबिलिटी, तो अब आप जा सकते हैं घर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको, आप फील करें कि नहीं यार एज अ डॉक्टर, एज अ ह्यूमन मुझे इसको ट्रीटमेंट देना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है? तो ये कहाँ से आया? ये कोई एक्सटर्नली एनफोर्स तो था नहीं, कोई मीडिया ने आपसे नहीं क्वेश्चन करना, कोई सुपरवाइजर्स ने आपसे नहीं क्वेश्चन करना, गवर्नमेंट ने आपसे नहीं क्वेश्चन करना, इंस्टीट्यूशंस ने आपसे, किसी ने आपने क्वेश्चन नहीं करना है कि आपने क्यों इन्हें नहीं ट्रीटमेंट दिया। यू आर वेल विद इन योर राइट्स। 4 PM इज द टाइम व्हेन आई लीव एंड ही इज कमिंग एट 4:15, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप इसको ट्रीटमेंट दे रहे हो तो ऑब्वियसली इट इज नॉट एक्सटर्नली इन्फोर्स्ड। It is why? Because you think that it is your responsibility as a doctor to give the due treatment to the needful person. तो ये पेशेंट इज द नीडफुल पर्सन, इसको अभी ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है। तो आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर टाइम, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर अकाउंटेबिलिटी, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने आप को देते हैं कि एज अ डॉक्टर मेरा फर्ज बनता है, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो hence responsibility is internally enforced, accountability is external, responsibility is internal. I hope the difference between the two is clear now. Now accountability के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे जो ट्रेडिशनल अकाउंटेबिलिटी चली आती थी, वो क्या था? ट्रेडिशनल अकाउंटेबिलिटी में, ट्रेडिशनल अकाउंटेबिलिटी इज बेसिकली नॉट सिटीजन सेंट्रिक, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रिक। एंड ये वही वाला है कि ये प्रोसेस पे नहीं बताएंगे कि प्रोसेस क्या हुई है, दे फोकस ऑन द इवेंट ट्रांसपेरेंसी, कि हमने रोड बना दी। वो नहीं बताएंगे कितने की बनाई, कहाँ से पैसा आया, कितने किलोमीटर बनी है, क्या यूज हुआ है, नथिंग अबाउट दैट। दिल जस्ट टेल कि लो रोड बना दी यहाँ से यहाँ तक। सो ट्रेडिशनली अकाउंटेबिलिटी के बहुत सारे फॉर्म्स है। लीगल अकाउंटेबिलिटी होता है, पॉलिटिकल लीगल अकाउंटेबिलिटी एज इन लॉ में मेंशन है कि लॉ में कोई चीज मेंशन है वो आपको करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जैसे रूलिंग गवर्नमेंट होती है
and then there is opposition, and then there are tools of no confidence motion and all. तो आप द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, वरना एनसीएम लाया जा सकता है उनके अगेंस्ट में। एंड बहुत एक आपने वो देखा कि अभी जो रिसेंटली जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, एंड दे ट्राइड टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पेपर लीक्स, एंड देन द मिनिस्टर आल्सो रिजाइंड। तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। देन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी होती है, फिस्कल अकाउंटेबिलिटी होती है कि यू मेक द बजट, एंड देन दिस बजट एंड ऑल दीज थिंग्स आर स्क्रूटनाइज्ड बाय कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो फिस्कल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है। देन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है टू प्रिवेंट जुडिशियल ओवर रीच, एंड जो ये जुडिशरी में जो एक बेंच से केस ट्रांसफर होके दूसरे बड़े बेंच पे जाता है, व्हाट आर दे डूइंग बेसिकली? दे आर प्रोवाइडिंग सम सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी ओनली। तो कुछ इश्यूज हैं इन अकाउंटेबिलिटीज के साथ। व्हाट इज दिस? कि यार ट्रेडिशनल मैकेनिज्म है ना, ये सिर्फ पर्सपेक्टिव पे फोकस करता है एडमिनिस्ट्रेशन के। लॉ में लिखा था, हमने कर दिया, कोई लेना देना नहीं है कि ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन क्या है। वैसे ही फिस्कल वाले में भी पोस्टमार्टम कर रहे हैं आप बेसिकली। बजट यूज होने के बाद सीएजी उसमें क्या एनालाइज कर रहे हैं? अब तो जो करप्शन होना था वो हो गया, अब क्या है? अब तो कुछ रहा नहीं ना, अब आप सिर्फ रिएक्टिव पॉलिसीज हैं। यू हैव दीज रिएक्शनरी पॉलिसीज, नॉट द प्रोएक्टिव वंस। क्या का काम ही पोस्टमार्टम का है। फिर ये स्लो भी हैं, आप जुडिशरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। और सिटीजन सेंट्रिक तो बिल्कुल नहीं है, ये बस अपना बता देते हैं। जैसे पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी में आप यूनियन मिनिस्टर से रेजिग्नेशन ले लें, ठीक है ले ली, ये क्या हुआ? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रिक था ना, कि जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसने रिजाइन कर दिया, मगर सिटीजन सेंट्रिक कैसे हुआ? व्हाट अबाउट द जस्टिस? जो बच्चों को इनकन्वीनियंस हुई, व्हाट अबाउट दैट? व्हाट अबाउट द कल्प्रिट्स जिन्होंने ये किया, उनका क्या हुआ? सो नॉट सिटीजन सेंट्रिक। देन इसी वजह से क्या होता है, देयर इज अ नीड फॉर सोशल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। सोशल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म क्या, कि ये जितने भी ये सारे मैकेनिज्म्स हैं, ये सारे दे आर फोकस्ड, इनका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ये कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशन है, या हमारे केस में मतलब गवर्नमेंट बॉडी कह लो, या ट्रेडिशनली आप कुछ भी ऐसा कह लीजिए, जो भी मैकेनिज्म है, इट इज फोकसिंग ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे जो सिटीजन है उसके बारे में उनका पार्टिसिपेशन भी नहीं है, एंड उनका पर्सपेक्टिव भी नहीं है इस अकाउंटेबिलिटी में। आपने बोला कि हमने 100 टॉयलेट्स बना दिए, यार जिस जगह पे आपने 100 टॉयलेट्स बनाए, हो सकता है उस जगह पे लोग भी नहीं हो। आपने तो बस बता दिया कि हमने 100 टॉयलेट्स बना दिए, आपने ये पूछा कि वहां रिक्वायरमेंट 300 टॉयलेट्स की? फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज सपोज देर इज ओल्ड राजेंद्र नगर। ओल्ड राजेंद्र नगर में लाइब्रेरी और रहने की जगह की ज्यादा रिक्वायरमेंट है कंपेयर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डस्टबिन। अब आप डस्टबिन लगा दें, बहुत सारे लगा दें, 1000 डस्टबिन लगा दें राजेंद्र नगर में, तो क्या ये सच में सिटीजन की रिक्वायरमेंट थी? नहीं, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बस अपनी स्कीम एक लाई थी, उसमें कुछ उन्होंने करना था तो उन्होंने कर दिया कि लो हमने 100 डस्टबिन रख दिए। सिटीजन से तो पूछो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज चाहिए, यहाँ पे उनको चाहिए कि लाइब्रेरीज मिले, बच्चे पढ़ने आए, लाइब्रेरी नहीं है, स्पेस नहीं है जहाँ पे वो बैठ के पढ़ सके, तो आप ये दे दो ना, ये डस्टबिन का क्या करेंगे? सो तो ये जो गैप है बेसिकली बिटवीन द सिटीजन एंड बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन, ये वन साइडेड है और एक बहुत बड़ा गैप है। अब इसमें सिटीजन इन्वॉल्व हुए इस प्रोसेस में एंड पार्टिसिपेट करें, कि वो अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करें, वो चीजें पूछे भी और वो चीजें बताएं भी, तो ये गैप फिल करने का काम करता है योर सोशल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सिटीजन चार्टर है कि आप एज अ बॉडी काम करने के लिए बैठे हैं, तो इसमें आप एक चार्टर लगा के बताएं ना सिटीजन्स को कि उनके क्या राइट्स हैं, तभी तो कोई सिटीजन आके अपने राइट्स ले पाएगा। वरना यू एज अ बॉडी तो जो भी आप काम कर रहे हैं, जो आप दे रहे हैं, मगर इससे तो पूछ ही नहीं रहे हैं कि इसको क्या मिला या इसको क्या चाहिए था, तो इसको रोल मिला है। देन आरटीआई इज ऑल्सो अ मैकेनिज्म, कि अगर आप आंसर की नहीं दे पाते हैं किसी एग्जाम की, या कोई एग्जाम ढंग से नहीं कंडक्ट करवा पाते हैं, तो मैं आरटीआई लगा के पूछ सकता हूँ ना कि यार क्यों ऐसा, आप क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, क्यों नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं आ रहा है।
आप मुझे बताइए, आपका काम है 1 साल में, फॉर सपोज़ एक इंस्टीट्यूशन है, उसका काम है 1 साल में 2 पेपर करवाना। अ, मतलब एक फर्स्ट मंथ में करवा दो ऑफ द ईयर एंड एक 6th या 7th मंथ में करवा दो। अब आप इसी एग्ज़ाम में डिले करवा रहे हैं, टाइम से एग्ज़ाम डेट नहीं अनाउंस कर पा रहे हैं, नोटिफ़िकेशन नहीं ला पा रहे हैं। तो मैं आरटीआई डाल के पूछ सकता हूँ ना कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो वेकेंट पोस्ट है, पोस्ट की वैकेंसी है, कायदे से एग्ज़ाम भी होना चाहिए था, मगर नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहा है। तो आई कैन पुट अ आरटीआई एंड आस्क यू कि व्हाई नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहा है? देन सोशल ऑडिट मैकेनिज़्म्स होते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब सपोज़ कि एक गवर्नमेंट स्कीम थी, इसने ट्रेडिशनल सेक्टर मतलब ट्रेडिशनल मैकेनिज्म में क्या करती है कि ये 100 करोड़ 1000 करोड़ स्पेंड करते और बता देते कि भाई हमने 1000 करोड़ रुपए इस गवर्नमेंट स्कीम में खर्चे किए हैं। क्या आपको पता चला कि इस 1000 करोड़ के जो बेनिफिशरीज थे कौन थे और उनको सच में बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? क्या इस 1000 सीआर में कोई करप्शन हुआ या सारा पैसा सही से पहुंच गया? क्या सच में ये 1000 सीआर स्पेंड भी हुए कि नहीं हुए? कि अगर हुए तो आप प्रूफ दीजिए ना कि कहाँ किसके खाते में गए, किसको मिले। तो इस ट्रेडिशनल मैकेनिज्म से तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि 1000 सीआर का क्या हुआ, बस ये पता चल रहा है कि गवर्नमेंट की स्कीम थी एंड 1000 करोड़ हैज बीन स्पेंडेड। तो व्हाट वी नीड इंस्टेड ऑफ दिस, टू फिक्स द गैप वी नीड सोशल ऑडिट। इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी कि आप हमें ये बताइए कि क्या ये 1000 करोड़ से कोई बेनिफिट हुआ। अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये 1000 करोड़ आप दो जगह इन्वेस्ट कर सकते थे। एक आप इसको इन्वेस्ट कर सकते थे बेंगलुरु के सबसे पॉश एरिया में जहाँ पे सारी एमएनसी सिचुएटेड है, और एक आप इसको इन्वेस्ट कर सकते थे किसी मल्टीपल विलेजेस में, इंडिया के मल्टीपल विलेजेस में। अब आपने 1000 सीआर एक्सपेंड कर दिया, आपने कुछ नहीं बताया क्या किया। हो सकता है 1000 करोड़ के आपने टॉयलेट्स लगा दिए, जो भी मेट्रो सिटीज हैं, बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, उनकी जहां जहां एमएनसीज लोकेटेड है उस एरिया में आपने 1000 करोड़ के टॉयलेट्स लगा दिए। तो आपने तो बोल दिया 1000 सीआर स्पेंड हुआ, ये कोई काम का है क्या? यार इतने डेवलप्ड अर्बन सिटीज में आप टॉयलेट्स लगा रहे हैं, यहाँ पे विलेज में अभी तक ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है। इंडिया में इतने सारे विलेजेस हैं उनके पास फैसिलिटी ही नहीं है वॉशरूम की, टॉयलेट्स की। तो आप वहां पे लगाइए ना, ये एमएनसी के पास मेट्रो सिटीज में क्यों 1000 करोड़ रुपए आप बर्बाद कर रहे हो? तो ट्रेडिशनली तो आप कर देते तो हमें पता ही नहीं चलता क्या किया। तो सोशल ऑडिट क्या पूछता है, वो पूछता है कि क्या ये 1000 करोड़ रुपए से किसी को बेनिफिट हुआ, कोई काम के थे ये, क्या इसमें कुछ करप्शन हुआ? ये टॉयलेट के डब्बे आपने लगाए 100 और बोल दिया कि 1000 करोड़ के हैं, अब आप कैलकुलेट कर लो एक डब्बा कितने का पड़ रहा है। देन बेनिफिशियरी लिस्ट बताओ, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे मनरेगा में तो खैर लॉ में ही लिखा हुआ है कि यू हैव टू डू सोशल ऑडिट। फॉर एग्जाम्पल अगर लेकिन मनरेगा का ही मान लेते हैं, 1000 करोड़ मनरेगा में स्पेंड हुए, तो आप हमें इंश्योर करिए कि करप्शन है कि नहीं है। अब मनरेगा की लिस्ट में ना कई बार जो पंचायत में जो बेनिफिशरीज होते हैं उनकी लिस्ट आती है, तो वो लिस्ट में नाम निकलते हैं, शाहरुख खान को पैसे दिए हैं, अमिताभ बच्चन को पैसे मिले हैं। तो बेनिफिशियरी की लिस्ट जो ऑनलाइन आती है तो लोग देख सकते हैं, सोशल ऑडिट के टाइम पे हम लोग देख सकते हैं स्क्रूटनी में कि ये बेनिफिशियरी थे कौन कौन की, किस किस को मनरेगा के पैसे मिले। अब महीने का 500, मतलब महीने का नहीं, डेली का शायद 300 कुछ है, एक डेढ़ दिन का लगा लेते हैं। तो ये लोग क्या, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन क्या मनरेगा में काम कर रहे हैं क्या दिहाड़ी पे? क्या कर रहे हैं ये? तो ये सब क्या होता है बेसिकली, ये फर्जी नाम लगा के किसी के पास पैसा जाता है करप्शन में। सो ये सब आप ट्रेडिशनल मैकेनिज्म से नहीं बता सकते थे, वो तो बस बोल देता कि 1000 करोड़ स्पेंड हो गए। ये सोशल ऑडिट है जहाँ पे जब पंचायत, और इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि पंचायत को ये चीज पसंद नहीं आती है ज्यादा कि सोशल ऑडिटिंग हो वहां पे, उन जगहों पे जहाँ पे दे आर इन्वॉल्व इन द करप्शन प्रैक्टिसेस। कि यार अगर ये लिस्ट बाहर आएगी बेनिफिशियरी की, तो ये शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन सलमान खान के नाम बाहर आएंगे कि इन्होंने मनरेगा में पैसे कमाए हैं, जबकि वो कमाए तो हो सकता है कोई पॉलिटिकल ऑफिसर ने हो। सो दिस इज सोशल ऑडिट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तब तक आप ये डेफिनेशन पढ़िए सोशल ऑडिट की। ओके,
सो अब डेफिनेशन देख लेते हैं. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. सो व्हाट इज सोशल ऑडिट? अ सोशल ऑडिट इज अ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस जहां पे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कि स्क्रूटनी जब होगी तो लोग देखेंगे कि क्या हो रहा था, थ्रू विच द सिटीजन्स कलेक्टिवली मॉनिटर, वेरीफाई. अब ये आपने बताया शाहरुख खान को पैसा मिला है तो आप जाओ इसका एड्रेस दो, हम देख के आते हैं कि ये कहाँ पे रहता है जिसको मनरेगा से शाहरुख खान ने पैसा लिया है. And evaluate the implementation of government schemes, project and public institution by comparing official records with the ground reality to ensure transparency, accountability and public participation. I hope इसमें अब कोई डाउट नहीं है, ये चीज़ बहुत इजी है, समझ में आ गई होगी. बस इसको याद करना पड़ेगा आपको इस डेफिनेशन को, कि a social audit is a participatory process. ये keywords याद रखना. It is a participatory process through which what is done, the monitoring, the verification, and the evaluation of the implementation of government project and public institution. कैसे? By comparing official records and the ground reality and ensuring transparency, accountability and public participation. तो ये तीन की एस्पेक्ट्स हैं इसमें, एक तो ट्रांसपेरेंसी, एक है अकाउंटेबिलिटी और इसमें पब्लिक पार्टिसिपेट करें, तभी तो मतलब है सोशल ऑडिट का. वरना ट्रेडिशनल ट्रांसपेरेंसी कोई काम की नहीं है, अकाउंटेबिलिटी आप जानते ही हैं. इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑफ दिस मेघालय सोसाइटी फॉर सोशल ऑडिट एंड ट्रांसपेरेंसी, ये आप केस स्टडी में लिख सकते हैं. देन बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत ईजी हैं. ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी, सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, करप्शन लीकेजेस आप डिटेक्ट कर पाएंगे, गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी होगी, बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई हो पाएगा और जो एक्सक्लूजन इंक्लूजन एरर्स हैं वो रेक्टिफाई हो पाएंगे, पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा, फीडबैक मैकेनिज्म आएगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल पॉसिबल हो पाएगा, गवर्नेंस विल बी एथिकल एंड एक्सेट्रा. ये हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ये सब पुराने लेक्चर्स में. देन अगेन लिमिटेशंस क्या है? पब्लिक अवेयरनेस कम है, लोगों को पता ही नहीं है क्या मैकेनिज्म्स हैं. व्हाट इज सिटीजन चार्टर लोगों को नहीं पता, आरटीआई में उनको क्या राइट्स हैं, दे डोंट नो अबाउट इट. सोशल ऑडिट, दे आर स्टिल अनअवेयर ऑफ इट. देन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, कि जो पंचायत के लोग हैं दे नेवर वांट कि सोशल ऑडिट हो वहाँ पे, तो पॉलिटिकली दे इंटरफेयर इन द प्रोसेसेस. देन ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस है, ब्यूरोक्रेसी तो चाहेगी ही नहीं ना कि ये चीज़ें हो. देन पुअर क्वालिटी या इनएक्सेसिबल रिकॉर्ड्स हैं. अब आपने बोला कि हमें लिस्ट दीजिए, रिकॉर्ड्स दीजिए कि आपने पैसे कहाँ स्पेंड किया. अब उनके गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स की हालत ये है कि उनके पास स्टोरेज की जगह नहीं थी, वो अक्सर आपको ये बता देंगे कि चूहों ने कुतर गए फाइल्स. सो द रैट्स हैव ईटन द फाइल्स. इज दिस अ जोक और व्हाट? कि गवर्नमेंट जो टैक्स पेयर से पैसा लेके इन्वेस्ट कर रही है, लगा रही है, उसके जो रिकॉर्ड्स थे वो आपके पास है ही नहीं. हाउ इज इट, मतलब हाउ रिडिकुलस इट इज. तो इनएक्सेसिबल पुअर रिकॉर्ड्स होते हैं. फिर वीक फॉलो अप मैकेनिज्म होता है. गवर्नमेंट में आप जाके देख लो एक बार आरटीआई डाल के, समझ में आ जाएगा. लैक ऑफ एनफोर्समेंट पावर. अब मनरेगा में तो ये जो सोशल ऑडिट का कंसेप्ट है, अब तो ये वीबीजी राम जी हो गया है, उसमें तो लॉ में ही मेंशन कर रखा है कि आपको सोशल ऑडिट करना है. बट देर आर मल्टीपल वेरियस अदर स्कीम्स, वहां पे लॉ में नहीं मेंशन होता है कि, मतलब लेजिस्लेटर ने उस लॉ में, उस एक्ट में मेंशन नहीं किया है कि इस स्कीम का सोशल ऑडिट होना है. तो इन्फोर्समेंट पावर नहीं है, लीगल बैकिंग नहीं है. फिर देन देर इज फियर ऑफ रिटेलिएशन. ऑब्वियसली अगर आप पंचायत पंचायत में जाके देखोगे एंड देयर यू ट्राई टू विसल ब्लो बेसिकली, या आप कुछ भी करने की ट्राई करें कि किसी तरह से करप्शन को मैं दुनिया को बता दूं, लोगों के सामने ला दूं, तो देयर इज ऑलवेज अ लाइफ थ्रेट एंड योर लाइफ इज एट अ डेंजर. अगर आप बताओगे कि सरपंच साहब ही करप्ट हैं, बेनिफिशियरी के नाम पे करोड़ों रुपए खा जाते हैं, लाखों रुपए खा जाते हैं, तो देयर विल ऑलवेज बी अ चांस ऑफ रिटेलिएशन एंड अ चांस ऑफ थ्रेट टू योर लाइफ. सो ये इसकी लिमिटेशंस हैं. आई होप दिस मच इज क्लियर. अब इन द नेक्स्ट वीडियो व्हेन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट आरटीआई, तो यही ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे जो हमने बेस बनाया है, इसको हम और अच्छे से इसमें यूज़ करेंगे इन आरटीआई. ठीक है.